फिल्म की शुरुआत में हम एक अंडरग्राउंड फाइट देखते हैं जहां दो फाइटर्स आपस में एक दूसरे की जान लेने पर तुले थे। इन सबको देखने के लिए आज काफी लोग आए थे क्योंकि उनमें से एक फाइटर बहुत ज्यादा खूंखार था जिसकी बॉडी पर जगह जगह पर तरह तरह के टैटूज बने हुए थे। वो फाइटर पहले तो अपने ओपोनेंट से हंसी मजाक में खेलते हुए फाइट कर रहा होता है, लेकिन उसे जैसे ही गुस्सा आया तो उसने दूसरे फाइटर को 3-4 मुक्कों के अंदर ही अधमरा कर दिया। तभी वहाँ पर एक काली हुडी पहना हुआ आदमी आता है जो आते ही उस खतरनाक फाइटर को लड़ाई के लिए चैलेंज देता है। दोस्तों वो कोई और नहीं बल्कि उस शहर का सबसे मशहूर और खतरनाक फाइटर मॉस्को था, जिसे देखकर वो फाइटर फौरन से पीछे हट गया। वो कहता है, पागल हो क्या, मुझे मॉस्को से नहीं लड़ना, और चाहे जिससे मर्जी लड़वा दो, मुझे अपनी जान प्यारी है। इसीलिए वो फाइट को वहीं पर बंद करके अपनी हार कबूल कर लेता है, जिस वजह से मॉस्को को बिना लड़े ही विनर घोषित कर दिया गया और उसे इनाम भी दे दिया जाता है। वहाँ पर हम एक लड़की जिसका नाम जेना था उसे देखते हैं, जो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। दरअसल वो मॉस्को को नहीं जानती थी और तो और वो यहाँ से 200 मील दूर से आई थी। उसको अपने लिए एक बॉडीगार्ड की जरूरत होती है। मॉस्को को देखकर जेना फौरन समझ जाती है कि इससे अच्छा बॉडीगार्ड उसे मिल ही नहीं सकता। इतने में ही मॉस्को वहाँ से चला जाता है। जब मॉस्को अपनी कार के पास खड़ा था तब वहाँ पर एक आदमी आता है जिसने मॉस्को के पेट के अंदर एक तेज धार वाला खंजर घुसा दिया, लेकिन मॉस्को ने उसे कहा, तेरी ये पहली गलती मैं माफ करता हूँ, अगर तूने दोबारा मुझ पर हमला किया तो तुझे चाकू पकड़ने लायक नहीं छोड़ूंगा। जिसे सुनकर वो आदमी बहुत ज्यादा दहशत में आ जाता है और वहाँ से मॉस्को को बिना मारे ही भाग जाता है। दरअसल उस आदमी को किसी ने मॉस्को को मारने की सुपारी दी थी, लेकिन मॉस्को कोई आम फाइटर नहीं था। मॉस्को से वहाँ के सभी लोग डरते थे। उसके तुरंत बाद ही जेना मॉस्को का पीछा करते करते उसकी कार तक आ जाती है, जहाँ पर मॉस्को अपनी चोट पर बैंडेज लगाने की बजाय टेप लगा रहा था, क्योंकि उस बेचारे के पास बैंडेज लेने तक के पैसे नहीं थे। जो पैसे उसे इनाम के लिए मिले थे उससे वो अपने अगले कुछ दिन गुजारने वाला होता है। जेना ने कभी ऐसा आदमी नहीं देखा था, इसलिए उसने कहा, दहशत तुम्हारी इतनी ज्यादा है कि कोई भी तुम्हें फ्री में पैसे दे दे, लेकिन तुम्हारे पास तो दवाई लेने तक के पैसे नहीं है। जिस पर मॉस्को ने कहा, अगर ज्यादा शाणपत्ती दिखाई तो तुम्हें कल का सूरज देखना नसीब नहीं होगा। फिर उसने जेना को टेप पकड़ने का कहा, जिसके फौरन बाद ही उसने अपने जख्म को धोया और उस पर टेप लगा दी। जेना कहती है, मुझे माफ करना, मुझे लगा शायद तुम लड़कियों से प्यार से बात करोगे, इसलिए तुमसे जरा मजाक कर रही थी। इसलिए मॉस्को अब हंस के जवाब देता है और कहता है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जेना ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस एक छोटा सा काम है, बस तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ और मेरी प्रोटेक्शन करो। मॉस्को कहता है, प्रोटेक्शन? और वो भी तुम्हारी? आखिर तुम्हें किससे खतरा है? इस पर जेना कहती है, किसी से नहीं, बस मेरा शौक है कि मेरा भी एक पर्सनल बॉडीगार्ड हो। मॉस्को ने कहा, मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह जानता हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर होगी, इसीलिए मुझे तुम्हारे काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जेना ने कहा, तुम्हें फिलहाल इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकती मैं, इसलिए ये लो मेरा नंबर, जब तुम्हें जरूरत हो मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम्हें अपने काम के लिए फोर्स नहीं करूंगी। फिर हमने देखा कि मॉस्को रात होने पर एक पेट्रोल पंप की पार्किंग में अपने कार लगाकर आराम से सोया हुआ था, जिससे हमें पता चला कि मॉस्को के पास तो घर तक नहीं है और हर रोज रात को वो उसी पेट्रोल पंप पर आ जाया करता था, जिस वजह से उसके ओनर ने तंग आकर मॉस्को के खिलाफ पुलिस बुला ली, जो मॉस्को को वहाँ से कार हटाने का कहती है। मॉस्को कुछ भी लफड़ा नहीं चाहता था, इसलिए मॉस्को फौरन से अपनी कार लेकर एक दूसरी जगह जाने लगा, लेकिन रास्ते में वो एक ट्रेन की पटरी पर अपनी कार लगाकर रुक जाता है। दरअसल वो इस दुनिया से अब तंग आ चुका था, इसीलिए मॉस्को अब और जीना नहीं चाहता। वो अपनी कार को बंद करके ट्रेन के आने का इंतजार करने लगा। ट्रेन भी उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। जब ट्रेन उसके काफी करीब आ गई तो तब उसने फौरन से कार को स्टार्ट करना चाहा, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसीलिए ट्रेन ने उसकी कार को जोर से टक्कर मार दी और उसकी कार काफी दूर आ जाती है। लेकिन खुशकिस्मती से मॉस्को को ज्यादा चोट नहीं आती। अब अगला सीन हम देखते हैं एक बस का, जहाँ पर हमने देखा कि मॉस्को अब उस औरत के बताए हुए पते पर जा रहा होता है। जब वो बस से उस टाउन के अंदर आया तो उसके नीचे उतरने के बाद वो जेना का वेट करने लगता है, क्योंकि जेना ने कहा था कि बस स्टेशन पर मैं तुम्हें लेने आऊंगी, लेकिन वहाँ पर तो किसी का नामो निशान तक नहीं था। इसलिए मॉस्को को उस तरह खड़ा देखकर सामने ही बनी हुई एक बुक शॉप के अंदर से काफी कम उम्र की लड़की बाहर आती है, जो उसे अंदर आने के लिए कहने लगी। इसलिए मॉस्को उनकी शॉप के बाहर आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर उस लड़की के फादर आए, जो उन्हें कहते हैं, बेटा तुम यहाँ के नहीं लगते। जिस पर मॉस्को ने कहा, जी हाँ, मुझे रोड हाउस पर जाना है। वो कहते हैं, तुम यहाँ से अगर सीधा चलते जाओगे तो 5 मिनट के अंदर अंदर ही रोड हाउस पर पहुँच जाओगे। जिस पर मॉस्को ने उन दोनों का शुक्रिया अदा किया और अपना सामान लेकर पैदल ही रोड हाउस की तरफ जाने लगा। कुछ ही देर बाद वो रोड हाउस पहुँच जाता है, जहाँ पर हमने देखा कि वो कोई घर नहीं बल्कि एक बार था, जिसमें आते ही वो अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर करता है। बार में सभी लोग खुशी खुशी अपना काम कर रहे थे। जब मॉस्को ने अपनी ड्रिंक उठाई तब उसे पता चला कि यहाँ पर ड्रिंक्स सिर्फ रात को ही मिलती है, इसलिए मॉस्को अपनी कॉफी लेकर वहीं पर बैठ जाता है और बारटेंडर से कहता है कि मुझे जेना से मिलना है। उस बारटेंडर का नाम था लीना। वो कहती है, जेना ठीक तुम्हारे पीछे ही है। जब मॉस्को ने उसकी तरफ देखा तो जेना फौरन से अपने कैबिन में आ गई। उसके बाद ही मॉस्को ने लीना से कहा कि आखिर मुझे किस काम के लिए यहाँ पर
बुलाया गया है, क्योंकि यहाँ पर तो किसी सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है, ना कि किसी बॉडी गार्ड की। और तो और यहाँ पर तो जेना की जान को भी खतरा नहीं है, तो क्या मैं बस यहाँ पर बैठने के ही पैसे लेने वाला हूँ? जिस पर लीना कहती है तुम्हें रात होने पर पता चल जाएगा। जैसे ही रात हुई तो उन्होंने देखा कि क्लब के अंदर दो लोग आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से कुछ बारटेंडर उनको एक दूसरे से अलग कर देते हैं। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ पर 7-8 गुंडे आए, जो आते ही बार की तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अपना मोस्को सिर्फ मुस्कुराते हुए उन्हें देखता चला जाता है। जेना अपने कैबिन में बैठी ये सब कुछ देख रही थी। फिर वो गुंडे एक पूल टेबल पर आए, जहाँ पर वो एक लड़की को तंग करने लगते हैं। ये देखकर मोस्को अब आखिरकार अपनी सीट से उठ ही गया और आते ही बारटेंडर को वहाँ से जाने का कहने लगा। ये देखकर वो गुंडों का लीडर, जिसका नाम था जेसन, मोस्को को कहता है देख भाई, लगता है तू यहाँ पर नया आया है, ज्यादा हीरोपंती मत कर वरना फ्री का ही मारा जाएगा। लेकिन मोस्को ने कहा चलो ठीक है, मान लिया मैं हीरो और तू विलेन, फिर तो तुम्हें पता ही होगा कि हमेशा हीरो ही विलेन को मारता है। इतना कहकर मोस्को वहाँ से बाहर आ जाता है, जिसके पीछे पीछे वो सब गुंडे भी आ गए, क्योंकि उन्हें मोस्को पर काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो आते ही उसको जान से मारने की धमकी देने लगते हैं। इन सब की लड़ाई के दौरान बाकी सब लोग भी बाहर आकर खड़े हो गए, जहाँ पर मोस्को जेना से कहने लगा कि इन 2 कौड़ी के गुंडों के लिए तुमने मुझे इतनी दूर से हायर किया, इन भाड़े के टट्टुओं को तो कोई भी पेल सकता है। बस इतना ही था कि अब चारों तरफ से वो गुंडे मोस्को को घेरने लगते हैं, लेकिन मोस्को जरा सा भी नहीं डरा और फौरन ही जेसन के मुंह पर एक लाफड़ जड़ देता है। उसके बाद सभी उसको मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते तो एक एक करके मोस्को उन सबको धूल चटा देता। मोस्को ने एक ही पंच के अंदर उन गुंडों के लीडर को ढेर कर दिया। ये सब बाकी लोग भी देख रहे होते हैं, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हुए और मोस्को की बहुत ज्यादा इज्जत हो जाती है। जेना को भी ये देखकर बहुत राहत मिली, क्योंकि आखिरकार मोस्को उसके रोड हाउस की सिक्योरिटी के लिए परफेक्ट आदमी था। जिस पर अब मोस्को उन गुंडों को लेकर हॉस्पिटल आ गया। दरअसल उसे कल रात लगी हुई चोट पर भी बैंडेज करवानी थी, इसीलिए वो जैसे ही हॉस्पिटल में आया तो एक डॉक्टर उसे तुरंत ही पहचान जाती है। वो कहती है तुम वही हो ना जिसे जेना अपने रोड हाउस की प्रोटेक्शन के लिए लेके आई है। ये सुनकर मोस्को जरा हैरान हो जाता है। मोस्को ने कहा यहाँ खबर तो आग की तरह फैलती है। इस पर डॉक्टर कहती है फैले भी क्यों ना, ये टाउन है ही बहुत छोटा। बाय द वे मेरा नाम है ग्वेन, और चलो आओ मैं तुम्हारे जख्मों पर पट्टियां लगा देती हूँ। इसीलिए अब मोस्को कल की चोट पर बैंडेज लगवा देता है। फिर जब वो वहाँ से जाने लगा तो डॉक्टर को कहता है मेरे पास फिलहाल पैसे नहीं है, जब भी मुझे सैलरी मिलेगी तो मैं आपको जरूर लौटा दूंगा। जिस पर ग्वेन कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं, जेना ने पहले ही मुझे इन सब के लिए पैसे दे रखे हैं। उसके थोड़ी देर बाद ही मोस्को रोड हाउस के अंदर आ गया, जहाँ पर जेना भी मौजूद होती है। जेना कहती है कि आज बड़े दिनों बाद यहाँ के लोगों में जरा सी प्रोटेक्शन की उम्मीद फिर से जागी है और तुम मेरे बुलाने पर यहाँ आए, इसीलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके थोड़ी देर बाद ही रात हो गई और हमने देखा कि अपना हीरो एक बोट के अंदर सोया था। वो बोट जेना की थी, जो अब उसने मोस्को को गिफ्ट कर दी थी, क्योंकि मोस्को को बोट्स बहुत ज्यादा पसंद होती हैं। इसीलिए जब वो जैसे ही सुबह उठा तो लीना उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आई। लीना मोस्को की बॉडी देखकर काफी हैरान हो जाती है। लीना मोस्को से पूछती है क्या तुम्हारा कोई भाई बहन माँ बाप वगैरह नहीं है? जिस पर मोस्को ने उसे थैंक्स कहकर वहाँ से जाने का कहा। ये सुनकर लीना समझ गई कि मोस्को बेचारा काफी दुखी है और वो अपना दुख छुपाने के लिए सिर्फ हंसता ही रहता है। थोड़ी देर बाद ही मोस्को अपना ब्रेकफास्ट करके उसी लड़की की बुक शॉप में आया। उस लड़की का नाम एबी था। दरअसल वो अपने लिए कुछ बुक्स खरीदने के लिए आया होता है, लेकिन तभी हमने देखा कि एबी की शॉप के बाहर 2 गुंडे आए। लेकिन जैसे ही एबी की शॉप में से मोस्को बाहर आता है तो वो उसे देखकर तुरंत ही वहाँ से जाने लगते हैं। मोस्को ने एबी से पूछा कि ये गुंडे यहाँ क्या कर रहे हैं? जिस पर उसने कहा ये हर हफ्ते हमारे पैसे चुराने आते हैं, अगर कुछ नहीं मिले तो ये फालतू की तोड़ फोड़ कर देते हैं। ये सुनकर मोस्को के दिल में एबी और उसके पापा के लिए काफी हमदर्दी जाग उठी। उसने एबी से कहा क्या तुम स्कूल नहीं जाती? जिस पर एबी कहती है मेरे डैड के पास मेरी स्कूल फीस देने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं है, इसलिए मैं सारा दिन यही बुक शॉप पर ही रहती हूँ। ये सुनकर मोस्को बेचारा उन दोनों से और भी ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाता है। उसके बाद मोस्को रोड हाउस के अंदर आया, जहाँ पर बार के सभी लोग मिलकर रात को ही तोड़ फोड़ की सफाई कर रहे थे। मोस्को ने उनकी मदद करना चाहा, लेकिन जेना कहती है ये काम हम कर लेंगे, तुम सिर्फ अपने काम का ध्यान रखो। फिर वो सीन चेंज हो जाता है और हम एक बहुत ही ज्यादा अमीर ज़ादे को देखते हैं, जो अपनी बहुत महंगी यॉट पर बैठा शेव करवा रहा था। वहीं पर हमने उन्हीं गुंडों को देखा जिनकी कल रात मॉस्को से पिटाई हुई थी। वो उसी अमीरजादे के पालतू थे। उस अमीरजादे का नाम डैरिल होता है। जब डैरिल शेव करवा रहा था तब उसके गले पर एक छोटा सा कट आ गया, जिस पर डैरिल को गुस्सा तो आया, मगर अभी उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम रुका हुआ था, इसीलिए वो काफी खामोश रहता है। वो इम्पोर्टेंट काम ये था कि डैरिल उस रोड हाउस
पर कब्जा करना चाहता था और उसे गिराकर वहाँ पर एक आलीशान होटल बनाना चाहता था। लेकिन जैना इस रोड हाउस को बेचना नहीं चाहती, इसीलिए वो हर रोज रात को जैना के बार में अपने घुंडे बेचकर जैना को तंग करता था, ताकि जैना खुद ही डर के मारे वो रोड हाउस बेच दे। लेकिन जैना भी बहुत ज्यादा मजबूत होती है, इसलिए उसने मॉस्को को अपनी प्रोटेक्शन के लिए बुला लिया और अब मॉस्को अपना काम बखूबी कर रहा होता है। खैर अब सीन रोड हाउस पर शिफ्ट हुआ, जहाँ पर आज फिर से दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही बाहर से वहाँ पर मॉस्को अंदर आया तो वो दोनों डर के मारे लड़ाई बंद कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें पता चला कि इस टाउन के अंदर अब मॉस्को की दहशत फैल चुकी थी और सब लोग मॉस्को से डरना शुरू कर देते हैं। इसी तरह वहाँ पर पूरा एक महीना बीत गया और इस पूरे महीने के अंदर क्लब में एक मर्तबा भी लड़ाई नहीं होती। यानी जैना ने मॉस्को को बॉडीगार्ड रखकर बिल्कुल सही फैसला किया था। और तो और मॉस्को तो अब बारटेंडर्स को भी अपने जैसा बना रहा था। वो दोनों भी जहाँ कहीं लड़ाई होती तो सबको संभाल लेते। अगर मॉस्को वहाँ पर मौजूद ना होता तो वो दोनों खुद ही लड़ने वालों को रोक देते। उन दोनों बारटेंडर्स का नाम सैम्यूल और डैन था। एक दिन रात को जब मॉस्को रोड हाउस से जरा बाहर आया तब उसे दोबारा से वो गुंडे अपनी बाइक्स पर खड़े नजर आते हैं, जो दूर से ही मॉस्को को घूरते चले जा रहे थे। लेकिन मॉस्को उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और रोड हाउस के अंदर आ जाता है। इसी तरह वो रात भी गुजर गई। रात को मॉस्को जब अपनी बोट पर सो रहा था तब हमें पता चला कि मॉस्को पहले एक यूएफसी फाइटर रह चुका है और कोई आम सा फाइटर नहीं बल्कि वर्ल्ड चैंपियन। लेकिन उसने यूएफसी को छोड़ दिया था क्योंकि एक दिन उसके पीछे से उसके घर के अंदर कुछ चोरों ने उसके माँ बाप को गोली मार दी, जिससे उसके माता पिता मारे गए। इसलिए मॉस्को को हर रोज रात को अपने यूएफसी में होने के सपने आते थे, जो मॉस्को को काफी बुरे लगते थे। अब सुबह होने पर मॉस्को एक छोटे से रेस्टोरेंट में आया जहाँ पर उसे ग्वेन मिलती है। ग्वेन उसके पास आकर उसकी चोट के बारे में पूछने लगी और कहती है कि तुम उसके बाद चेकअप करवाने के लिए क्यों नहीं आए। उसने कहा मैं अगर पहला चेकअप भी ना करवाता तो फिर भी मुझे कुछ नहीं होना। ग्वेन मुस्कुरा के कहती है अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। यहाँ मॉस्को को पता चला कि ग्वेन उसे पसंद करती है। अब रात के टाइम जब मॉस्को रोड हाउस में था तब जैना उसको अपने कैबिन में लेके आई और उसे उसकी पहली सैलरी देती है। यूएफसी छोड़ने के बाद इतने पैसे मॉस्को ने आज पहली मर्तबा देखे थे। जहाँ सैलरी देते हुए जैना ने उसे कहा कि तुम अपना ख्याल रखा करो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। अब यहाँ मॉस्को को जैना पर भी शक होता है कि कहीं ये भी तो मुझे पसंद नहीं करने लग गई। लेकिन अपना भाई किसी पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता। और इसी तरह रात को जब मॉस्को टहलने के लिए रोड पर पैदल चल रहा था कि तभी उसे लगा कि एक कार उसका पीछा कर रही है, जिस वजह से उसने जरा सा तेज चलना शुरू कर दिया। लेकिन वो कार उसकी तरफ बढ़ने लगी और उसे टक्कर मार देती है। इसलिए मॉस्को बेचारा नीचे गिर गया। वो कार थोड़ी दूर जाकर रुकी। मॉस्को जैसे ही खड़ा हुआ तो उसने देखा कि वो कार दोबारा से उसकी तरफ आ रही है, जिस वजह से मॉस्को ने बचने की काफी कोशिश की। लेकिन उसकी किस्मत बहुत खराब होती है और कार उसे दोबारा टक्कर मार देती है। वो कार कोई और नहीं बल्कि उन गुंडों का लीडर जेसन ही चला रहा था। मॉस्को कार के साथ ब्रिज के अंदर गिरने वाला था, लेकिन इतने में जेसन और उसका साथी कार से बाहर निकल जाते हैं और मॉस्को कार के साथ ही पानी में गिर गया और तुरंत ही वो सीन कट हो गया। अब हमने देखा कि मॉस्को वापस अपनी बोट पर आया है, जहाँ अंदर आते ही जेसन गन लेकर उसी का इंतजार कर रहा था। लेकिन मॉस्को जरा सा भी नहीं घबराता और वो जेसन का ध्यान भटकने का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही उसे मौका मिला तो मॉस्को ने उस पर एक टेबल दे मारा और वक्त रहते मॉस्को ने जेसन को पानी में फेंक दिया और तुरंत ही गन लेकर मॉस्को जेसन के ऊपर आ जाता है। लेकिन मॉस्को बेचारा दिल का साफ था, इसलिए उसने वो गन पानी के अंदर फेंक दी। लेकिन उसे क्या पता था कि शोर की वजह से उस पानी के अंदर रहने वाले मगरमच्छ भी उनकी तरफ आने लगेंगे। इसलिए एक मगरमच्छ फौरन से जेसन की तरफ आ जाता है और उसे पानी के अंदर खींच लेता है। मॉस्को ने जेसन को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब जेसन के चीथड़े चीथड़े हो चुके थे, जिस वजह से मॉस्को कुछ नहीं कर सकता था। उसी के साथ वो रात भी गुजर जाती है। फिर सुबह होते ही मॉस्को सीधा एबी की दुकान पर आता है और उसको कुछ पैसे देकर अपने लिए एक नया कंप्यूटर खरीदने का कहता है। मॉस्को ने कहा तुम इंटरनेट से काफी कुछ सीख सकती हो, जिस पर एबी कंप्यूटर ले आती है और वो भी मॉस्को का शुक्रिया अदा करती है और मॉस्को खुशी खुशी एबी की शॉप से बाहर चला गया। बाहर जाते ही उसे डेरिल का एक आदमी मिला, जो मॉस्को से कहता है बेटा इस रोड हाउस से चला जा, वरना मैं तेरी उंगलियों को पकड़कर तेरे ही पीछे दे दूंगा। लेकिन मॉस्को ने उल्टा उसी की उंगलियों को एक ही झटके में तोड़ दिया। मॉस्को कहता है अब तुझे नई उंगलियों की जरूरत पड़ने वाली है और याद रखना मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा, चाहे जिसे मर्जी बुला ले। वो फिर हंसता हुआ रोड हाउस के अंदर आ गया, जहाँ पर वो जैना से पूछता है कि कुछ लोग मुझे यहाँ से भगाना चाहते हैं, आखिर उन्हें ऐसा करने से क्या मिलेगा। जिस पर अब जैना सब बात क्लियर करती है। जैना ने कहा कि एक डेरिल नाम का बंदा है जो हमारे रोड हाउस को तोड़कर यहाँ पर काफी बड़ा होटल बनाना चाहता है, क्योंकि हमारे रोड हाउस का व्यू बहुत अच्छा होने की वजह से उसके होटल को काफी फायदा होगा। लेकिन मेरे बाबा की आखिरी ख्वाहिश थी कि ये रोड हाउस और भी ज्यादा तरक्की करे, इसलिए मैं इस रोड हाउस को बेचना नहीं चाहती, जिस वजह से उन लोगों ने तुम्हें जान से मारने की धमकी दी। लेकिन जैना ने कहा तुम मुझे छोड़कर मत जाना, चाहे कोई भी कीमत हो। जिस पर मॉस्को कहता है तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं डेरिल को, जिसके पास उसका आदमी आया और उसने कहा हमने उस बॉडीगार्ड को भगाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत मजबूत है
हम उसे हरा नहीं सकते। लेकिन डैरिल ने कहा, हरा नहीं सकते तो क्या हुआ, उसे जान से तो मार सकते हैं ना। इसीलिए डैरिल ने अपने सबसे खतरनाक फाइटर को अमेरिका बुला लिया, जो तुरंत ही डैरिल के पास आ जाता है। डैरिल उसे कहता है, सीधी बात, नो बकवास, मैं तुझे मुंह मांगी कीमत दूंगा अगर तू मॉस्को नाम के बंदे को यहाँ से भगा देगा। अगर उसकी हड्डियां तोड़ने से भी काम ना बने तो तू उसे जान से भी मार सकता है, जिसके मैं तुझे 10 गुना ज्यादा पैसे दूंगा। अगर फिर भी काम ना बने तो मैं तुझसे भी खतरनाक लोगों को बुला लूंगा, मेरे पास बहुत पैसा है। दोस्तों, जॉनसन एक सन की किस्म का बंदा था। वो किसी चीज की भी कोई परवाह नहीं करता था, और तो और वो बहुत ही खतरनाक फाइटर भी होता है, जो अब मॉस्को के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। फिर सीन मॉस्को पर शिफ्ट हुआ, जो अब रोड हाउस के अंदर बैठा होता है। इतने में उसके पास डैरिल आया। वो आते ही उससे कहने लगा, देख भाई, पैसा किसको नहीं चाहिए, इसीलिए अगर तुम मेरे लिए काम करेगा तो मैं तुझे करोड़पति बना दूंगा। लेकिन मॉस्को कहने लगा, फिलहाल तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट 6 माह का है, 6 माह बाद आके मुझसे बात करना। ये सुनकर डैरिल को काफी गुस्सा आया, इसीलिए वो चुपचाप रोड हाउस से बाहर चला गया। लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है जॉनसन की। वो अंदर आते ही हर तरफ से रोड हाउस को तोड़ना शुरू कर देता है। इतना कम नहीं था कि उसने उन बार टेंडर्स को भी मारना शुरू कर दिया। ये देखकर अब मॉस्को आखिरकार उठ ही गया और उसको ऐसा करने से रोकने लगा। लेकिन जॉनसन, जो एक सनकी होता है, वो कहता है, मैं तो बस अपनी ताकत आजमा रहा हूँ, तू चाहे तो भी मेरे साथ अपनी ताकत आजमा सकता है। जिस पर दोनों की आपस में एक दमदार फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन जॉनसन मॉस्को पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था, क्योंकि मॉस्को जॉनसन को जान से मारना नहीं चाहता था। इसलिए जॉनसन मॉस्को को मारते मारते बाहर तक ले आया और उस पर लात घूसे जड़ने लगा। अब जैसे ही मॉस्को अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो वो उस रोड हाउस से दूर जाने लगा। जॉनसन कहता है, अब क्या हुआ, हवा निकल गई। लेकिन मॉस्को उसकी एक भी नहीं सुनता। उसने देखा कि ग्वेन भी मॉस्को से मिलने आई है, लेकिन मॉस्को उसे भी दफा हो जाने का कहता है और वहां से चला जाता है। इतने में ही जेना पुलिस को लेकर रोड हाउस पर आ जाती है, जो रोड हाउस की हालत देखकर काफी ज्यादा परेशान थी। वो जब अंदर आती है तब उसे मॉस्को कहीं नहीं मिलता और मॉस्को अपनी बोट पर बैठा सभी सामान को पैक कर रहा था। लेकिन तभी वहां पर जेना आ गई, जो उससे कहती है, बस इतने में ही तुम्हारी हीरोगिरी निकल गई। इस तरह बने थे अपने सबसे मशहूर फाइटर। माना जॉनसन तुमसे ज्यादा मजबूत है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम डर के भाग जाओगे। जिस पर अब आखिरकार मॉस्को जेना का जवाब दे ही देता है। मॉस्को ने कहा, मैं अगर इससे आगे बढ़ा तो लोग मरेंगे, मगर मैं ऐसा नहीं चाहता। जेना कहती है, तो तुम्हें रोक कौन रहा है, अगर तुम पर केस हो गया तो मैं तुम्हें बाहर निकलवा लूंगी। लेकिन वो कहता है, बात सिर्फ इतनी नहीं है, मैं गुस्से में आ गया तो पता नहीं कितने लोगों की जाने जाएंगी। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। जब मॉस्को वहां से जाने के लिए बस स्टेशन पर आया तब उसने देखा कि एबी की शॉप पर फायर ब्रिगेड वाले खड़े हैं। वो जैसे ही उनकी शॉप के अंदर आता है तब वहां पर उसने सब कुछ जला हुआ पाया। ये देखकर वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने देखा कि बेचारी एबी भी अपने बाबा के साथ उस शॉप के अंदर जलकर मारी गई है। उसे ये यकीन था कि ये सब कुछ डैरिल और जॉनसन ने किया है। ये देखकर वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया, क्योंकि एक एबी ही थी जिसकी वो यहाँ सबसे ज्यादा परवाह करता था। इसीलिए वो अपनी बस में जाने की बजाय वहां से सीधा डैरिल के अड्डे पर आ गया, जहाँ पर उसे जॉनसन तो नहीं मिला, लेकिन मॉस्को ने वहां पर मौजूद सभी आदमियों को एक एक करके जान से ही मार दिया। बस सिर्फ एक आदमी को छोड़ा, जिससे मॉस्को ने कहा, अपने बॉस को कह देना मैं कहीं नहीं जा रहा और मैं तुम सबको अब कच्चा चबाने वाला हूँ। उसके थोड़ी देर बाद वो अपनी बोट पर आकर कुछ सामान लेने आया, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी फ्रीजर में एक लाश पड़ी थी। जी हाँ दोस्तों, अब वो किसी भी कीमत पर नहीं रुकने वाला था। यानी जिस बात से मॉस्को डर रहा था कि उसके गुस्से की वजह से लोगों की जान ना जाए, वही बात हो रही थी। फिर मॉस्को अपनी बोट को बीच समंदर के अंदर ले आया, यानी वो टाउन से थोड़ा दूर था। इसीलिए जब पुलिस वाले उसके पास आए तो उसने एक पुलिस वाले को फौरन ही जान से मार दिया। पुलिस वाले को जान से मारने के बाद वो दोबारा बीच के किनारे आता है, जहाँ से उसने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बोट को चुराया और सीधा डैरिल की बोट पर जाने लगा। जहाँ जाते ही डैरिल के आदमी उसे तलाशी लेकर डैरिल के पास भेज देते हैं। मॉस्को को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए उसने डैरिल को कहा कि ठीक 1 घंटे बाद तुझे मौत का फरिश्ता नजर आने लगेगा। जहाँ पर डैरिल के आदमी उसे वहीं पर मारने का कहते हैं, लेकिन डैरिल कहता है, मैं भी तो देखूं कि आखिर ये 1 घंटे के अंदर मुझे कैसे मारेगा। जिसे सुनकर मॉस्को ने एक लम्हे के लिए भी सोचे बिना ही रिमोट का बटन प्रेस कर दिया, जिस वजह से वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो सब लोग नीचे गिर जाते हैं। मॉस्को भी नीचे उतरता है और एक एक करके डैरिल के सभी आदमियों को मारता चला जाता है। बोट में आग लगने की वजह से वो बोट डूबने वाली थी, इसलिए वहां पर हम देखते हैं डैरिल को, जिसने अब उस बोट पर ग्वेन को भी पकड़ रखा था और वो उसे लेकर छोटी सी बोट में बैठकर कहीं दूर जाने लगा। इसीलिए मॉस्को ने भी उसका पीछा करना स्टार्ट कर दिया। डैरिल बहुत तेज से अपनी बोट चला रहा होता है। जब डैरिल का ध्यान भटका तब क्विन ने उस पर हमला कर दिया, जिस वजह से उन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। इसीलिए बोट अपनी डायरेक्शन से हट जाती है और तुरंत ही एक बीच पर जाकर क्रैश हो गई। लेकिन वक्त रहते मॉस्को और क्विन पानी में छलांग लगा देते हैं, लेकिन डैरिल बोट के साथ ही किनारे पर क्रैश हो गया। जब मॉस्को ने डैरिल को ढूंढते ढूंढते उसका पीछा किया तो डैरिल ने उसी पर अटैक कर दिया, लेकिन मॉस्को ने उसे एक ही वार में नीचे गिरा दिया। डैरिल ने उससे लड़ने
की कोशिश की, मगर मॉस्को तो उस जैसों को एक ही बार में खत्म कर सकता था और तो और उसे अब एबी का बदला भी लेना था। इसीलिए वो जैसे ही डैरिल को मारने लगा तो इतने में ही पीछे से एक कार आकर मॉस्को से आ टकराई, जिस वजह से मॉस्को नीचे गिर जाता है। उस कार के अंदर और कोई नहीं बल्कि जॉनसन था, जो बाहर निकलते ही डैरिल से लड़ना शुरू कर देता है। उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे की जान के प्यासे थे। मॉस्को और जॉनसन एक दूसरे को मारने के लिए जो कुछ हो सकता था वो कर रहे थे। एक टाइम तो ऐसा आया जब जॉनसन मॉस्को को मारकर नीचे गिरा देता है और उसकी आंख पर एक लकड़ी घुसाने वाला था। मॉस्को ने उसको रोक तो लिया, जिस वजह से जॉनसन ने वो लकड़ी सीधा उसके पेट में ही घुसा दी। जॉनसन किसी साइको से कम नहीं होता। वो इतना ज्यादा चोट खाने के बावजूद भी हंस रहा था। लेकिन फिर पीछे से डैरिल जॉनसन को कहता है कि तुरंत ही मॉस्को को मार दो और मैं तुम्हें $10 मिलियन दूंगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम्हें $1 भी नहीं मिलेगा। जिस पर अब जॉनसन को डैरिल पर काफी गुस्सा आया। वो कहता है तुझे सिर्फ अपने पैसों का ही घमंड है, खुद तुझसे एक मक्खी तक नहीं मरती, अब देख तुझे कौन बचाएगा। इसलिए जॉनसन एक ही लम्हे में डैरिल की गर्दन तोड़कर उसे ही जान से मार डालता है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मॉस्को की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन मॉस्को अब हिम्मत जटाकर जॉनसन पर ही लकड़ी से 5 मरतबा वार करके उसे काफी ज्यादा घायल कर देता है, जिस वजह से जॉनसन अब नीचे गिर गया और काफी ज्यादा खून बहने की वजह से जॉनसन तड़प तड़प कर मारा जाता है। ये सब कुछ क्विन भी देख रही थी, लेकिन मॉस्को उसे बिना कुछ कहे ही वहां से चला गया। अब चूंकि डैरिल मारा जा चुका था और जेना के रोड हाउस पर कोई भी खतरा नहीं होता, इसीलिए जेना मॉस्को को वापस चले जाने का कहती है और वो कहती है तुम फिक्र मत करो, हर महीने तुम्हारे अकाउंट में तुम्हारी सैलरी आ जाया करेगी। इसी के साथ ये दर्द से भरी हुई मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर योर टाइम।